हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान। इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय, और उसमें लास्ट उपाय हमने पढ़ा था तुष्टीकरण की राजनीति। इससे आगे हम देखें तो इसमें आगे वाला बिंदु है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। अल्पसंख्यक किसे कहेंगे? जो संख्या में क्या हो? कम। संख्या में जो क्या हो? कम। क्या कहलाते हैं? अल्पसंख्यक कहलाते हैं। अब ऐसे में एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे जगह हम देखें तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और लोकतंत्र में आप जानते हैं संख्या बल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि संख्या के आधार पर वो मंत्री चुन लेते हैं, संख्या के आधार पर सरकारें बन जाती हैं, संख्या के आधार पर उनके काम बहुत आसानी से हो जाती हैं। और ये काम बहुत आसानी से हो जाने के कारण जो नियम कानून बनते हैं वो भी बहुसंख्यकों के पक्ष में बनने लग जाते हैं। इसीलिए अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना आ जाती है। कहां से शुरू हुआ मामला? संख्या में कम है, वही हम क्या कहते हैं? अल्पसंख्यक कहते हैं। सोशलॉजी की परिभाषा अलग आती है, वो अपने किसी काम की भी नहीं है। अब ये जो संख्या में कम होंगे, ये ना तो अपने चुनाव में अपना रोल अदा कर सकते हैं, ना बल ताकत की बात करें उसमें कर सकते हैं, ना इनकी संस्कृति इतनी बड़ी हो सकती है। कुल मिला के कहें कि ये सामाजिकता में किनारे पर, हाशिए पर रहते हैं। इनके कारण इनमें असुरक्षा की भावना आ जाती है। ऐसी स्थिति में यदि सरकार के द्वारा नियम कानून ऐसे बनाए जाए, सरकार के द्वारा ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे अल्पसंख्यक अपनी सुरक्षा की भावना डेवलप कर ले, या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हो जाए, तो सांप्रदायिकता को हटाया जा सकता है, सांप्रदायिकता को रोका जा सकता है। एक उदाहरण अगर हम देखें तो सिक्किम का उदाहरण यहां पर देख सकते हैं। सिक्किम भारत का एक राज्य है। हम जानते हैं ये है विलय से पहले, जब ये विलय नहीं हुआ था। यहां का राजा था चोग्याल, और ये चोग्याल राजा लेपचा भूटिया जनजाति से आता था। ये तो है जनजाति, ये है राजा का नाम, और यहां जो बहुसंख्यक थे वे थे नेपाली लोग। ये अल्पसंख्यक लोग हैं। अब आपको कहानी समझ में आ रही होगी। उदाहरण कहां का है? सिक्किम का है। सिक्किम में राजा का नाम क्या था? विलय से पहले, आजादी से पहले की घटना है ये, जब सिक्किम का विलय भारत में नहीं हुआ था। सिक्किम में राजा कौन था? चोग्याल। राजा किनका नेतृत्व करता था? किस जाति से आता था? अल्पसंख्यकों से आता था। बहुसंख्यक कौन लोग थे? नेपाली लोग थे। अब इन बहुसंख्यकों में ये भावना जगने लगी कि हमारे ऊपर अल्पसंख्यकों का नियंत्रण है, जो सही चीज नहीं है, और फिर ये आगे मामला बढ़ता ही चला गया। तो इस प्रकार से जब अल्पसंख्यक को विशेषाधिकार दे दिया जाता है, या अल्पसंख्यकों को अधिकार ज्यादा दे दिया जाता है, तब बाकी सांप्रदायिक घटना हो सकती हैं। बहुत सारे सांप्रदायिक हिंसा के उदाहरण हमने देखे हैं। अल्पसंख्यकों को सुरक्षित किया जाए, उन्हें विशेषाधिकार नहीं दिया जाए, क्योंकि अगर विशेषाधिकार देंगे तो भी एक प्रकार से वो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता की तरफ ही जाएगा। उन्हें मूल जो संस्कृति है, मूल जो समाज है, उसका एक हिस्सा बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसमें आगे देखें, चुनावी वोट बैंक की राजनीति। हमारे यहां क्या होता है? चुनाव का आधार क्या होता है? धर्म आधारित होता है, या संप्रदाय विशेष होता है। ये धर्म या संप्रदाय, जाति, भाषा, क्षेत्र कहीं ना कहीं हमारे देश को बांटने का काम करने लग जाता है। हमारे यहाँ चुनाव आते हैं, वोट जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, वोट के लिए प्रत्येक राजनीतिक पार्टी अपने अपने ऑफर देती है, अपने अपने तरीके के नियम कानून बनाते हैं, या मैनिफेस्टो, चुनावी घोषणा पत्र।
चुनावी घोषणा पत्र। और ये एक प्रकार का लालच वाला मामला होता है। इसमें बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं आक्रामकता को दर्शाते हैं और इस आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण हो जाता है, आसानी से वोट उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। तो केवल चुनाव जीतने के लिए या सरकार बनाने के लिए ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिससे विवाद बढ़े। इन कार्यों का हमारे आने वाली पीढ़ियों पर, हमारे समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जैसे अभी साउथ इंडिया में एक नेता ने कहा 15 मिनट यदि पुलिस हटा दी जाए तो आप रिजल्ट्स देखेंगे। तो ये आक्रामक तरीके का क्या है, चुनावी भाषण है, अपने लोगों को एग्रेसिव करने का एक प्रकार से भाषण है। ये लोग चुनाव में इनका सपोर्ट करते हैं और फिर अभी इस पे केस भी चल रहा है। मैं उस व्यक्ति का नाम तो आपसे नहीं लूंगा, किसने कहा, क्या कहा, और ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम दंगे भड़काने के लिए सहायता करने में एक प्रकार से ये वाक्य है। तो इस प्रकार से जो गंतव्य स्पीच देते हैं किसी पर्टिकुलर धर्म को लेकर, किसी पर्टिकुलर जाति को लेकर, तो चुनाव के या वोट की बैंक की राजनीति की श्रेणी में ये लोग आते हैं। इनका मूल उद्देश्य क्या है, जनता को अपनी ऐसी बातें कहना जिससे जनता एग्रेसिव हो जाए और जनता विकास के मुद्दों को छोड़ दे, समाज के डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, शिक्षा, रोजगार, वे सारे मुद्दे जिन पर चुनाव होना चाहिए उनको तो हटा दे और बाकी दूसरे प्रकार के मुद्दों पर ध्यान देने लग जाए। तो ये चुनावी और वोट बैंक की राजनीति भी सांप्रदायिकता को क्या करती है, बढ़ाती है। यदि प्रत्येक पार्टी चुनाव के समय ऐसे काम नहीं करे और चुनाव में जागरूकता का कार्य करे तो भी सांप्रदायिकता को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। इसमें एक चीज और हो सकती है, वह निर्वाचन आयोग। आप जानते हैं निर्वाचन आयोग निर्देश जारी करता है चुनाव से संबंधित। निर्वाचन आयोग चुनाव से संबंधित क्या जारी करता है, निर्देश जारी करता है, गाइडलाइन का जारी करता है और चुनाव करवाने का काम भी, चुनाव संपन्न करवाने का कार्य किसका है, निर्वाचन आयोग का ही है। रिजल्ट तक चुनाव की डेट डिक्लेयर करेगा, चुनाव चिन्ह बांटेगा, चुनाव के दौरान मॉनिटरिंग करेगा, चुनाव करवाएगा और रिजल्ट भी जारी करेगा। तो निर्वाचन आयोग निर्देश जारी करता है। इन्हीं निर्देशों में एक निर्देश तो अपराध से संबंधित अभी नया आया है कि ऐसे लोग जो क्या है, चुनाव में भाग ले रहे हैं, यानी कि उम्मीदवार या जिन्हें हम कैंडिडेट्स कहते हैं, ऐसे लोग जो चुनाव में क्या ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, इन उम्मीदवारों को 2 बार पत्र पत्रिकाओं में अपनी आपराधिक या केस चल रहे हैं या केस हुए थे उनकी डिटेल देनी होगी। आम जनता को ये पता होना चाहिए कि उनका कैंडिडेट क्रिमिनल तो नहीं है, उसके खिलाफ कितने केस जारी हैं, कितने हो चुके हैं। जो केस क्लियर हो चुका है उसका तो कोई लेना देना होता ही नहीं है, क्योंकि जब उसकी सजा कंप्लीट हो जाती है तो वो निर्दोष जारी हो जाता है या सजा मुक्त हो जाता है। अभी रनिंग में कितने हैं, कितने में सजा नहीं हुई, क्या है, वो सारा डिटेल पत्र पत्रिकाओं में 2 बार, एक बार तो जब चुनाव प्रचार भर देंगे, उनका सिलेक्ट हो गया तब, और एक चुनाव से ठीक पहले जनता को ये बताना अनिवार्य कर दिया गया है कि आने वाले जो भी लोकसभा चुनाव होंगे उनमें आप ऐसा देखेंगे। तो ये एक अच्छी पहल है। इसी आधार पर यदि और निर्वाचन आयोग निर्देश जारी कर दे कि कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ऐसा करता हुआ पाया गया जिससे धार्मिक, जाति, भाषा, संस्कृति हिंसा फैलती है, सांप्रदायिक फैलती है, तो उसका निर्वाचन क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। उसका नामांकन ही क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। तो इससे भी सांप्रदायिकता क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। अगला बिंदु है सांप्रदायिकता आधारित मांगों को ठुकराना। आप जानते हैं
हमने 11th क्लास में पढ़ा था स्वायत्तता की मांग, स्वायत्तता की मांगे, ये 11th क्लास का टॉपिक हमारे था। और अभी जो किताब चेंज हुई है एनसीईआरटी, उसमें भी ये डिटेल से है, हमारे बहुत छोटा था। स्वायत्तता की मांग का अर्थ क्या हुआ कि राज्य ज्यादा स्वतंत्रता क्यों मांग रहे हैं? ये इसीलिए मांग रहे हैं कि वे अपनी संस्कृति, भाषा, जाति, संप्रदाय और क्षेत्र विशेष की स्वतंत्रता को ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। इनमें प्रमुख राज्य हैं तमिलनाडु है, पश्चिमी बंगाल है, पंजाब है, पंजाब से हरियाणा तो ऑलरेडी अलग हो ही चुका है, और तमिलनाडु है। ये ऐसे राज्य हैं जो अपनी संस्कृति विशेष को लेकर बाकी अन्य राज्यों से आगे जाना चाहते हैं। इनका मानना क्या है, इन राज्यों का मानना क्या है कि जिस प्रकार से हमें केंद्र पर आश्रित होना पड़ रहा है कि राज्य से भी टैक्स कौन लेता है, ज्यादातर केंद्र ही लेते हैं। कुछ ही टैक्स ऐसे हैं जो राज्य लेता है, बाकी सारे टैक्स कौन लेता है, केंद्र ले रहा है। और फिर वहां से पैसा किसको दिया जाता है, राज्य को दिया जाता है। ये राज्य क्या चाहते हैं कि ऐसी कोई क्षेत्र होना चाहिए जिस पर केवल और केवल नियंत्रण किसका हो, राज्यों का ही होना चाहिए, जिसपे राज्य पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, अधिकार राज्य को क्या मिले, ज्यादा मिलने चाहिए। कई बार क्या होता है कि सांप्रदायिकता की मांगे हैं वो मान ली जाती हैं। अगर ऐसी मांगे मान ली जाएंगी, एक्सेप्ट कर ली जाएंगी, तो फिर विवाद होना तय है। जैसे महाराष्ट्र में मराठा बंधुओं के आरक्षण की मांग हो, या बहुत सारे राज्यों में धर्म आधारित कानून लागू करने की बात क्यों ना हो। केरल के कुछ क्षेत्रों में धर्म आधारित कानून की बात की गई थी, फिर बाद में उसे निरस्त कर दिया गया। सांप्रदायिकता आधारित मांगों को हमेशा एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि इन मांगों को एक्सेप्ट करने लग गए तो राष्ट्रहित की भावना में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि चुनावी राजनीति के कारण या सांप्रदायिकता के कारण राष्ट्रहित को भी ठुकरा दिया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सांप्रदायिकता को कम करने के लिए या सांप्रदायिकता को हटाने के लिए सर्वोपरि राष्ट्रहित होना चाहिए। हर हाल में राष्ट्र का ध्यान रखना होगा, किसी भी तरीके से सांप्रदायिकता को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। आम जनता में भी ये भावना डेवलप करनी चाहिए कि सर्वोपरि हमारे लिए क्या है, राष्ट्र हित है। और नेता भी इस प्रकार से हो, दल भी इस प्रकार से हो, ताकि समाज को वो डेवलप कर सकें, समाज को सकारात्मक सोच की तरफ लेकर जा सकें। यदि नेता उत्सव वाली कार्रवाई नहीं करेंगे, अपने भाषण इस प्रकार से नहीं देंगे, तो राष्ट्रहित धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाएगा। लेकिन नेता आपस में ही ऐसे मुद्दों को बढ़ा देते हैं जिससे आगे चलकर विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। आपको याद होगा डीएमके, और ये पार्टी टूटी किस लिए थी, चीन भारत युद्ध 1962 वाले मामले। इसका नाम है द्रविड़ मुनेत्र कसगम। वास्तव में हुआ क्या, भारत चीन युद्ध हुआ 1962 में। इनमें से कुछ लोग यहां तक कह रहे थे कि चीन सही है। चीन क्या है, सही है। आप देखें कितना गजब का मामला हुआ। रहते हैं भारत में, खाते भी भारत का है, नियम कानून भी भारत के, नेता भी भारत के, और साथ किसका दे रहे हैं, चीन का। तो एक प्रकार से राष्ट्रद्रोही ही हो गए। तो बाद में इसी पार्टी के कुछ लोगों ने भारत का समर्थन किया, कुछ लोगों ने चीन का समर्थन किया। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा अवश्य लगा, लेकिन कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति हो गई ज्यादा। तो राष्ट्रहित को कभी भी साइड में नहीं रखना चाहिए, इससे भी सांप्रदायिकता में क्या आएगी, कमी आएगी। दूसरा उदाहरण आप सर्जिकल स्ट्राइक का देख सकते हैं। जब भारत की बहादुर सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की, कुछ राजनेताओं ने इस पर सवाल खड़े किए जो गलत थे। हो सकता है वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी भारत सरकार के विरोधी हों, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे देश को बैकफुट पर जाना पड़े। और फिर बाद में यूएनओ ने उन नेताओं की भाषण की क्लिप भी चलाई कि भाई इंडिया ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की है वो हुई ही नहीं,
क्योंकि इनके खुद के नेता ही ये कह रहे हैं। तो इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए जिससे राष्ट्र हित के अवहेलना हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, वामपंथी हो, दक्षिणपंथी हो, कोई सा भी राजनीतिक दल हो, कोई भी दल इस प्रकार से घटनाक्रम अगर करता है तो भी वो कहीं ना कहीं राष्ट्रहित की भावना को कम करता है। तो राष्ट्रहित को बढ़ाने से भी क्या हो जाएगी, सांप्रदायिकता में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। सांप्रदायिकता के रोकने के उपाय में आगे देखें तो इसमें पहला कार्य होना चाहिए हिंदी राष्ट्रभाषा बने। जैसे एग्जांपल, चाइना में चाइनीज चलती है, जापान में जापानीज चलती है, अमेरिका में अंग्रेजी अमेरिकन इंग्लिश चलती है, ब्रिटेन में ब्रिटिश इंग्लिश चलती है। इस प्रकार से भारत की भी एक विशेष भाषा होनी चाहिए। और नो डाउट हिंदी बहुत बड़े क्षेत्र में भारत में चलती है, बोली जाती है, लेखनी में संभव है। बहुत सारे राज्य साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग भाषाओं की मांग उठ रही है, लेकिन एक कॉमन भाषा होना बहुत जरूरी है। इससे भारत में एकता अखंडता को प्रोत्साहन तो मिलेगा, प्लस समरूपता भी आएगी, सब एक जैसे ही होंगे। आपको याद हो तो भाषा को लेकर हमारे यहाँ विवाद बहुत पुराना है। हिंदी भाषा जब राष्ट्रभाषा घोषणा की गई या राष्ट्रभाषा एकीकृत भाषा बनाने का काम किया गया तो इसका विरोध जमकर हुआ। साउथ इंडिया वाले कहते हैं कि हिंदी से हमारा लेना देना नहीं है। तमिल, कन्नड़, उड़िया, बहुत सारी तेलुगु, बहुत सारी भाषाएं मद्रासी है वहां बोली जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ भी बहुत सारी भाषाएं हैं, राजस्थानी है, देहाती है, बहुत सारी लोकेलिटी में भाषा बोली जाती है। तो क्या हर भाषा का समर्थन करने के बजाय हम हिंदी का भाषा का समर्थन नहीं कर सकते? पूरे देश में यदि कॉमन लैंग्वेज हो तो इससे भी सांप्रदायिकता की भावना में क्या आएगी, कमी आ जाएगी। और सांप्रदायिकता को कम करने के लिए यदि एक भाषा का फॉर्मूला लाया जा रहा है तो वो सबसे बेस्ट चीज देश के लिए रहेगी। कॉमन भाषा आने से एक दूसरे का विरोध रुक जाएगा। भाषावाद वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि भाषा विशेष भी एकता का कारण बना है। फॉर एग्जाम्पल, हम बहुत सारे लोग इंडिया से ऑस्ट्रेलिया गए और अचानक कोई इंडिया वाला हमें वहां दिख गया तो वो चाहे इंडिया के किसी भी क्षेत्र का क्यों ना हो, हमें उसके प्रति सिंपैथी हो ही जाती है। तो समरूप भाषा वालों में भी एकता पाई जाती है भाषा के आधार पर। पूरे देश में यदि एक ही भाषा होगी तो समरूपता आना स्वाभाविक है। शिक्षा का स्तर और दायरा बढ़े। शिक्षा का स्तर आप जानते हैं, शिक्षा हमारे मानसिक विकास, शिक्षा हमारे मानसिक विकास में बहुत ज्यादा जिम्मेदार होती है। शिक्षा हमारे सोचने के दायरे को बढ़ाती है, सोचने के तरीके को डेवलप करती है। एक परंपरागत सोच से वाइड सोच सकते हैं हम, सही गलत का फैसला कर सकते हैं और वर्तमान परिस्थितियों का 100% लाभ हम ले सकते हैं। सही गलत का फैसला जब करना हमें आ जाएगा तो कोई भी हमें भड़का नहीं सकता, दंगों के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सकता। सामाजिकता में हम आ जाएंगे, सही गलत का हम लोग फैसला कर पाएंगे। जैसे अभी कुछ रोज पहले मैं एक न्यूज देख रहा था, बहुत सारे लोग दंगा कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। उनसे पूछा गया कि आप विरोध क्यों करने आ रहे हैं? उन्होंने कहा हमें तो सिर्फ पैसे मिलेंगे इसलिए हम आ रहे हैं। और वो वीडियो बहुत बाद में वायरल भी हुआ। तो ऐसे लोग मानसिक विकास जब उनका हो जाएगा, शिक्षा में वो पारंगत हो जाएंगे, तो ऐसे लोगों के जरिए उनका शोषण नहीं होगा, कोई उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसीलिए मानसिक विकास होना बेहद जरूरी है। शिक्षा के स्तर और दायरा जब बढ़ेगा, दायरे का मतलब है स्तर तो आप जान समझते हैं, अच्छे क्वालिटी की शिक्षा होनी चाहिए। दायरा यदि बढ़े, क्षेत्र बढ़े, जहां शिक्षा अभी पहुंची ही नहीं है वहां शिक्षा यदि आसानी से पहुंच जाए तो वे लोग जो पीछे रह गए हैं वे भी बहुत आगे निकल जाएंगे। सर्वधर्म समभाव, यानी कि सभी धर्मों के साथ बराबर का हिस्सा होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई ऐसा कार्य ना हो जो धर्म विशेष के प्रति हो और किसी धर्म विशेष के प्रति ना हो। तो सर्वधर्म समभाव यानी कि सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने वाला होना चाहिए। सर्वधर्म समभाव होना चाहिए। यदि सब बराबर होंगे तो सांप्रदायिकता बिल्कुल समाप्त ही हो जाएगी। धर्म आधारित दल नहीं होने चाहिए। ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है।
भारत में किसी भी दल को धर्म से नहीं जुड़ना चाहिए। धर्म किसी भी दल से जुड़ सकता है, धर्म किसी भी दल में शामिल हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दल किसी भी धर्म में शामिल नहीं हो सकता, यह अंतर आपको ध्यान रखना है। धर्म चाहे जिस पार्टी में जाए, चाहे जिस सरकार का समर्थन करे, चाहे जिस राजनीतिक अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल कर ले, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। धर्म स्वतंत्र है, कहीं किसी का भी समर्थन कर सकता है, यानी कि धर्म की राजनीति हो सकती है, राजनीति का कोई धर्म नहीं होगा। कोई भी दल किसी भी धर्म में शामिल नहीं हो सकता है, ये आपको याद रखना है। कोई भी पार्टी किसी भी धर्म का समर्थन नहीं कर सकती, जोड़ नहीं सकती, ये भारत में स्पष्ट किया गया है। धर्म आधारित कोई भी धर्म किसी भी दल में शामिल हो सकता है, कोई दल किसी धर्म में शामिल नहीं हो सकता, और उसका विशेष धर्म अलग से नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, सर्वधर्म समभाव है। यहाँ हमारे सांप्रदायिकता के जो उपाय हैं या सांप्रदायिकता को कैसे समाप्त किया जा सकता है, इन कारणों से समाप्त किया जा सकता है, रोकने के उपाय होते हैं कंप्लीट।